चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप की उस 11,000 साल लंबी बेहद रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। मेहरगढ़ की शुरुआती बस्तियों से लेकर आज के आधुनिक चंद्र अभियानों तक का सफर। तो तैयार हैं आप? इस विशाल इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। प्राचीन सभ्यता और उद्भव, मौर्य से गुप्त काल तक, मध्यकालीन भारत और विदेशी आक्रमण, मराठा उदय और ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन, और अंत में हमारा आज का आधुनिक और विकसित भारत। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1, प्राचीन सभ्यता और उद्भव। ये वो समय था जब इंसानों ने गुफाओं की जिंदगी छोड़कर एक व्यवस्थित समाज की नींव रखना शुरू किया था। अब ये प्रोग्रेशन सच में हैरान कर देने वाला है। सोचिए, 9000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ के शुरुआती किसान और इंजीनियर दांतों तक का इलाज कर रहे थे। वहां से हम देखते हैं 3500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की एकदम सटीक शहरी ग्रिड प्रणाली, और फिर 1500 ईसा पूर्व का वो वैदिक काल जहां लोहे को ढालने की कला शुरू हुई। क्या गजब का इवोल्यूशन था। 15 लाख, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल ये सिंधु घाटी सभ्यता का 15 लाख वर्ग किलोमीटर का वो विशाल फैलाव है जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण और व्यापार पर आधारित था। और तो और उस जमाने में इनके पास वाटरप्रूफ स्नानागार और एक बेहद एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना। वैदिक काल की बात करें तो हमारी स्रोत सामग्री हमें ऐतिहासिक दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध के बारे में बताती है। रावी नदी के तट पर लड़े गए इस युद्ध में राजा सुदास की जो रणनीतिक जीत हुई, उसी ने भरत कबीले का वर्चस्व स्थापित किया। और हाँ, इसी महान कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब हम आते हैं भाग 2 पर, मौर्य से गुप्त काल तक। इस दौर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ विशाल साम्राज्यों का उदय तो हुआ ही, साथ ही शासन को लेकर एक बहुत गहरा दार्शनिक बदलाव भी आया। कलिंग युद्ध के भारी खून खराबे के बाद एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव देखने को मिला। सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए भेरी घोष यानी युद्ध की नीति को छोड़ दिया और धम्म घोष यानी शांति और करुणा का रास्ता चुना। युद्ध से शांति की तरफ मुड़ने के इस एक फैसले ने सच में पूरे एशिया को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य, जिसे इस सोर्स के आधार पर भारत का सच्चा स्वर्ण युग कहा जाता है। खगोल विज्ञान, चिकित्सा और धातु विज्ञान में इस दौरान कमाल की तरक्की हुई। आर्यभट्ट का शून्य, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत, महर्षि चरक का आयुर्वेद और दिल्ली का वो लौह स्तंभ जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है, ये सब इसी काल की देन है जो आज के विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। और उस समय की शिक्षा का स्तर तो देखिए, 10,000, जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे एशिया से 10,000 से ज्यादा छात्र और करीब 2,000 शिक्षक मौजूद थे। और वहां एडमिशन पाना इतना मुश्किल था कि दरवाजे पर खड़े द्वारपाल ही सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम लिया करते थे। बिल्कुल सच। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, मध्यकालीन भारत और विदेशी आक्रमण। यहाँ से कहानी एक थोड़े अंधकारमय दौर में प्रवेश करती है। ये वो समय था जब स्थानीय शक्तियां बंटने लगी थीं और अपार धन की तलाश में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत का रुख किया। स्रोत के अनुसार यह टाइमलाइन एक बहुत बड़े और विनाशकारी मोड़ को दर्शाती है। 712 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रमण से लेकर महमूद गजनवी की लूट और फिर 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध तक, यह साफ दिखाता है कि कैसे जयचंद जैसे लोगों के छल और हमारे आपसी मतभेदों ने मोहम्मद गौरी और खिलजी जैसे आक्रमणकारियों को यहाँ जमने और दिल्ली सल्तनत बनाने का मौका दे दिया। इस दौर का सबसे इमोशनल पल पृथ्वीराज चौहान की कहानी से आता है। कवि चंदबरदाई का वो मशहूर दोहा याद है? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये वो शब्द थे जिन्होंने एक अंधे सम्राट को मोहम्मद गौरी से अपना आखिरी बदला लेने का रास्ता दिखाया था। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी ने आवाज नहीं उठाई। इस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक पूरे देश में कड़ा स्थानीय प्रतिरोध भी देखने को मिला। चाहे वो बप्पा रावल का मजबूत बचाव हो, चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी का वो सर्वोच्च बलिदान यानी जौहर हो, या फिर दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य द्वारा अपनी असीम सांस्कृतिक संपदा को बचाने की कोशिश हो, जो अंततः नष्ट हो गया। अब पहुंचते हैं भाग 4 पर, मराठा उदय और ब्रिटिश काल। विशाल मुगल साम्राज्य, मराठों के जोरदार विद्रोह और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश व्यापारियों के इस देश पर हावी होने की कहानी इसी काल में रची गई। इस सत्ता के खेल को देखें तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तोपों ने मुगल राज की नींव रखी। फिर 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, जिन्होंने अपनी शानदार छापामार रणनीति से एक स्वतंत्र मराठा राज्य खड़ा किया। और फिर हम आते हैं 1757 के प्लासी के युद्ध पर, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ही लोगों के धोखे का फायदा उठाकर बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया। इस एक्सप्लेनर में छत्रपति संभाजी महाराज का एक बहुत ही शक्तिशाली और निडर कथन है। औरंगजेब की क्रूर यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया और कहा, चाहे तो मुझे अपनी बेटी और पूरा साम्राज्य दे दो, मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा।
ये मराठों की कभी न टूटने वाली भावना का एक बहुत बड़ा सबूत है। इसके बाद शुरू हुई ब्रिटिश राज की व्यवस्थित आर्थिक बर्बादी। भारत का पैसा भारी टैक्स के जरिए सीधे लंदन भेजा जाने लगा। हमारे कुशल बुनकरों के उद्योग तबाह कर दिए गए। किसानों को जबरन नील की खेती करने पर मजबूर किया गया, जिससे भयानक अकाल पड़े। और तो और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी चालाक नीतियों के जरिए कई रियासतों को सीधे हड़प लिया गया। फिर आता है भाग 5, स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हर तरफ से एक बहुआयामी प्रतिरोध शुरू हुआ, जिसका अंत एक बहुत ही मुश्किल और खंडित आज़ादी के रूप में हुआ। आज़ादी पाने के लिए एक ही समय पर दो अलग अलग लेकिन मजबूत धाराएं चल रही थीं। एक तरफ महात्मा गांधी का अहिंसक सत्याग्रह और दांडी मार्च था, जिसने लाखों लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट किया। तो वहीं दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का कड़ा और सशक्त सशस्त्र संघर्ष था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के इस सीधे और जोशीले आह्वान ने क्रांतिकारी युवाओं में एक अलग ही आग भर दी थी। इस सोर्स के अनुसार 1857 के शहीदों से लेकर भगत सिंह तक इन क्रांतिकारियों ने साफ कर दिया था कि वो धीरे धीरे मिलने वाली रियायतों का इंतजार नहीं करेंगे, उन्हें पूर्ण आज़ादी चाहिए थी। लेकिन 1947 में आज़ादी अकेले नहीं आई। उसके साथ आई विभाजन की एक बहुत ही दिल दहला देने वाली सच्चाई। रेडक्लिफ लाइन नाम की एक मनमानी लकीर ने रातों रात लाखों लोगों को बेघर कर दिया और एक भयानक त्रासदी को जन्म दिया। पर इस घोर निराशा के बीच एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 अलग अलग रियासतों को एकजुट करके एक नए और मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया। और अंत में भाग 6, आधुनिक और विकसित भारत। इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा एक फीनिक्स पक्षी की तरह राख से उठकर फिर से उड़ान भरने वाले नए भारत की कहानी है। एक ऐसा भारत जिसने शुरुआत में संसाधनों की भारी कमी का सामना किया और फिर भी आगे बढ़ा। आज़ादी के बाद देश के इस तीव्र तकनीकी विकास को देखिए। खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से लेकर कृषि में आत्मनिर्भर बनने तक। फिर पोखरण के सफल परमाणु परीक्षण। जरा सोचिए, एक देश जो कभी साइकिल पर रॉकेट के हिस्से ले जाता था, उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक चंद्रयान उतारा और आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा है। सच में कमाल की बात है ना? तो दोस्तों, 11,000 साल की इस अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा के अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। 9,000 ईसा पूर्व की एक छोटी सी बस्ती से शुरू होकर अनगिनत आक्रमणों और उपनिवेशीकरण को सहते हुए ग्लोबल टेक और स्पेस पावर हाउस बनने तक का ये सफर हमने तय कर लिया है। लेकिन इस महान और प्राचीन सभ्यता का अगला अध्याय क्या होगा? एआई और इनोवेशन की इस नई दुनिया में भारत अपना भविष्य कैसे लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से इस प्राचीन भूमि के बारे में और जानने की जिज्ञासा जगाता है।